नमस्कार साथियों, प्रतिभा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। कल हम लोग पार्ट 1 में लाइट को पढ़े थे, जिसमें 1 से 25 तक क्वेश्चन जो इसके झा सर का साइंस का बुक है वहाँ से था, उसी को हम लोग आगे करेंगे और 25 से 50 क्वेश्चन का डिस्कशन आज करेंगे और एक बेहतरीन डिस्कशन होने वाला है। आप लोग को कल हमने बोला था कि कमेंट्स करके बताइएगा कि आपका डिस्कशन कैसा लगा, तो बताइएगा जरूर, ध्यान रखिएगा इस बात का। पहला सवाल है, उससे पहले कुछ मोटिवेशन कोड है, इसको एक नज़र देख लेते हैं, फिर पूरी क्लास को एनर्जी के साथ हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्या है? अपने लक्ष्य पर नज़र और अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। सही बात है, यदि अपनी लक्ष्य पे नज़र बनाए रखिएगा, अपनी मेहनत पे विश्वास रखिएगा, तो जीत तय है, जीत तय है। एक हम अपने तरफ से बोल रहे हैं, यदि कभी भी परेशानी है तो इरादा मत बदलिए, रास्ता बदलिए। हो सकता है कि जिस रास्ते से आप चल रहे हैं वहां से मंजिल प्राप्त ना हो, लेकिन जो इरादा मन में बना के निकले हैं कि मुझे ये चाहिए, ये मेरे को अचीव करना है, उस पर एकदम डटे रहिए, एक न एक दिन मिलेगा। आपने एक फिल्म देखा होगा ओम शांति ओम, जिसमें एक कहावत है, शाहरुख खान एक बेहतरीन डायलॉग बोला था कि यदि आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे दिलाने में मदद करता है। तो यदि आपको सफलता चाहिए, यदि सरकारी नौकरी चाहिए, तो आप उस चीज को पूरी एनर्जी के साथ तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, मिलेगा, जरूर मिलेगा। सवाल को देखते हैं, और वीडियो रास्ते में से छोड़ के मत जाइएगा। थोड़ा सा नेट खर्चा होगा, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन कुछ ना कुछ सीख के जाइएगा यहाँ से, ध्यान रखिएगा इस बात का। पहला सवाल यह है कि जब प्रकाश, इसको थोड़ा सा सुधार कीजिएगा, ये जब है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह तेज तथा क्या हो जाता है। मैंने कल एक कंसेप्ट बताया था बहुत बेहतरीन, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं उसको और फिर सारे क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ए है सघन माध्यम, क्या है? सघन। ए है विरल। मैंने बताया था कि यदि सघन से विरल, कोई भी चीजें सघन से विरल आएगा तो दो बातें होगी। पहला बात तो ये होगा कि वह नॉर्मल, नॉर्मल जिसको बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब, अभिलंब से दूर जाएगा। क्या जाएगा? दूर जाएगा। दूसरा कंडीशन ये है कि यदि अभिलंब से दूर जाएगा तो फिर क्या क्या बढ़ेगा? तरंगधर्ज, तरंगधर्ज, चाल, वेग, वेग, ये सब क्या करेगा? बढ़ जाएगा टोटल। और यही अगर विरल से सघन में जाएगा तो फिर यही उल्टा होगा। उल्टा होने का मतलब यह है कि यह नॉर्मल, नॉर्मल कहने का मतलब यह है अभिलंब, अभिलंब, अभिलंब से पास, अभिलंब के पास जाएगा। और फिर क्या होगा? दूसरा कंडीशन क्या है? तरंगधर्ज, तरंगधर्ज, चाल, वेग, ये सब घट जाएगा। मैंने आपको एक बेहतरीन एग्जाम्पल बताया था कि आप एक मेला घूमने गए हैं, घर से जब निकले तो पूरा रास्ता फाका मिला, आपने गाड़ी को बहुत तेज चलाया, तुरंत पहुंच गए होंगे मेला में। जैसी मेला में गए, चारों तरफ के आदमी आ चुका था, भीड़ लगा हुआ था, अब वहां गाड़ी तेज चलेगा क्या? ना बाबा ना। तो क्या चलेगा? गाड़ी स्लो चलेगा। इसका ये मतलब है, और आप आदमी के पास पास हो जाइएगा तुरंत, आपके बगल में बाइक, आपके आगे बाइक, आपके पीछे बाइक, होगा या नहीं होगा? सेम टू सेम। सघन का मतलब होता है घना, मतलब मान लो ये मेला है, और विरल का मतलब होता है फाका, मतलब साफ रास्ते हैं। जब सघन से विरल में जाओगे तो क्या करोगे? अभिलंब से दूर हटोगे और अपना चाल, तरंगधर्ज, वेग सब तेज हो जाएगा। जैसे विरल से सघन में आओगे तो क्या करोगे? नॉर्मल की तरफ झुक जाओगे
और उसके बाद क्या होगा, और जब किसी की तरफ झुकाव होगा तो आपका सब चीज कमेगा, सब कुछ कमेगा। क्या कमेगा, अगर लाइट के हिसाब से देखा जाए तो क्या कमेगा, तरंग दैर्ध्य, चाल, वेग। यदि इंसानियत के हिसाब से देखा जाए तो आपकी एनर्जी, आपकी नींद, ये सब कमेगा। जैसे किसी से मोहब्बत हो जाता है तो ये सब खत्म हो जाता है या नहीं हो जाता है, नींद नहीं लगेगा, भूख नहीं लगेगा, प्यास नहीं लगेगा, खाली ओकरा से बतियाए का मन करेगा। दोस्तवा सबसे तब दोस्तवा के तो फोन ही नहीं उठाओगे तू, बात समझ रहे हो, तो ध्यान रखना इस बात का। अगला सवाल देखते हैं, पहले इसका आंसर ठीक कर लेते हैं। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल में जाता है, तो विरल में जा रहा है ना, कहां से कहां जा रहा है, सघन से विरल में जा रहा है, कम घनत्व माध्यम में परावर्तित हो जाता है। क्या ऐसा कुछ होता है क्या, ना, नॉर्मल से दूर झुकता है, बिल्कुल नॉर्मल से दूर झुकता है, यही तो हम बोले थे। अच्छा, नॉर्मल की ओर कब झुकेगा, जब विरल से सघन की ओर जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे सवाल करते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थों के अपवर्तनांक सूचकांक के सही आरोही क्रम को दर्शाता है। साथियों, पूरे ग्रुप डी का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ए है। अगर आपको आता है तो पहले टिक कीजिए, उसके बाद हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैंने सही बोला या गलत बोला। कोई भी नया लड़का जाता एग्जामिनेशन हॉल में तो इस क्वेश्चन को एक एफर्ट में सही नहीं करता, क्योंकि सबका अपवर्तनांक अलग अलग है और अपवर्तनांक को याद करना थोड़ा सा कठिन काम था उस समय। हालांकि अब जब क्वेश्चन पूछ दिया गया है तो हम लिखेंगे भी और याद भी कर लेंगे। तो आप लोग, हेलो आयुष, क्या कर रहे हो, कुछ डाटा लिखाते हैं आप लोगों को, और लो तो मोबाइल, कहाँ ध्यान है तुम्हारा, उसका अपवर्तनांक लिख देते हैं और वहां से आप लोग क्या करोगे, टिक आउट कर लोगे। तुम बकलोल हो, जब तुमको हम पहले से तैयार किए हुए थे कि करना क्या है, इसमें एडिट करोगे, कुछ एडिट नहीं करना, रहने दो। बर्फ लिख लेते हैं, बर्फ या अल्कोहल पूछेगा, क्या, अल्कोहल। तो इसका जो है अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक ए होता है 1.31। दूसरी है किरोसिन, किरोसिन। साथियों, एक बात हम बता दें आपको कि किरोसिन का किसी किसी किताब में 1.39 नहीं दे रखा है, तो आप घबराइएगा नहीं, आप जाइए एनसीईआरटी को देख लीजिए, गूगल देख लीजिए, आपको 1.39 ही मिलेगा। हम पूरा वेरिफिकेशन के साथ उतरते हैं, आप चाहे तो गूगल बाबा से पूछ सकते हैं जाके। तीसरा है बेंजीन, क्या है, बेंजीन। वीडियो पॉज करके इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। और हाँ, एक बात और, सबसे लास्ट, कॉपी किताब लेके बैठिए तू सब पढ़ेला, समझ लो, तू सब बहुत होशियार रहता, कान में ईयरफोन ठेलबा आ गाछो में बैठ के देखते रहबा, देख पढ़ब है, ऐसे नहीं चलेगा। आप लोग कॉपी किताब लेके बैठिए और नोट कीजिए जो जरूरत की चीज है। और जो लोग पढ़ाई से संबंधित नहीं है, वीडियो छोड़ के चल जाइए, क्योंकि आप पढ़ने वाले हो ही नहीं तो कचरा करने की आओगे, पढ़ने वाले को पढ़ने दो कम से कम, ठीक है, ध्यान रखना। सेंधा नमक, सेंधा नमक का अपवर्तनांक होता है 10.5। पेट्रोल, पेट्रोल का अपवर्तनांक होता है 1.35। हवा, हवा का अपवर्तनांक होता है 1.008। इसको कल हम बताए भी थे, पहला पार्ट जाके देखिए, उसमें आपको मिलेगा। इससे पहले एक डिस्कशन हो चुका है 25 क्वेश्चन का, आप लोग जाके देख लीजिएगा। तेल, तेल का होता है 1.47, लीजिए लो, चलो अब यहाँ से ठीक करना। साथियों, तो इस सवाल को देखने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ डाटा आपको देते हैं और वह डाटा से ये सारे सवाल जो है आसानी से बन जाएंगे। हाँ, अपवर्तनांक आपको याद रखना पड़ेगा कि तो ससुराल वाला याद करके रखता था, आपको याद करके रखना है। हवा का अपवर्तनांक होता है 1.008, जल का होता है 1.33, तेल का होता है 1.47, बर्फ या अल्कोहल का होता है 1.31, केरोसिन का 1.39, बेंजीन का 1.5, सेंधा नमक का 10.5, पेट्रोल का 1.35, ये सब इसका अपवर्तनांक होता है। इससे सवाल ये बनता, एग्जामिनेशन में इतना याद रहता है, एग्जामिनेशन में तो नानी मर जाता है, जो याद रहता है वो गलती करके आते हैं हम लोग, है कि नहीं, ये बात सही कि गलत, आप लोग तो परीक्षा देते हैं ना,
बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा। मिला लीजिए, बर्फ का 1.31, बर्फ का कितना होगा 1.31। केरोसिन का कितना है, केरोसिन का है 1.39। आपको बता दे बेंजीन का कितना है भाई, बेंजीन का 1.5 और सेंधा नमक का कितना है 10.5। यही तो पूछा था कि सही आरोही क्रम, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। देखिए ना 1.31, तब 1.39, तब 1.50, तब 10.5, बढ़ते क्रम में हुआ कि नहीं हुआ। बनता सवाल, कोई भी एग्जामिनेशन हॉल में एक एफर्ट में इस क्वेश्चन को नहीं बनाता। हाँ बनाता कौन जानते हो, जो कथी कहता, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ABCD और 4 को काटता और तब चेक करता, हो सकता है उसका लग जाए कि ऐसे मारे जाए तो हो सकता है मरवा भी लोगे। तो इससे अच्छा कि नहीं मारने जाना, चाहे कि वहाँ नेगेटिव करता है। निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है। यहाँ अगर देखा जाए तो पेट्रोल का, इससे पहला सवाल मैंने बताया था, पेट्रोल का अपवर्तनांक 1.35। ध्यान से देखिएगा, पेट्रोल के बाद क्या है, तेल का अपवर्तनांक 1.47। हवा का तो याद होना चाहिए 1.008। और हीरा का सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है 2.42। इसका मतलब कि ए आंसर सही होने वाला, सबसे कम अपवर्तनांक हवा का है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, यह चलते तो सबसे अधिक चमकता है, ठीक ना, इसलिए तो सबसे अधिक चमकता है हीरा। ध्यान से देखिएगा, अगला सवाल बढ़ते हैं। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसे क्या कहते हैं, जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसे हम लोग कहते हैं पोल, उसे हम लोग क्या कहते हैं पोल। एपर्चर के बारे में तो चर्चा करना गुनाह है अभी फिलहाल, लेकिन मुख्य धुरी के बारे में चर्चा कर सकते हैं, फोकस के बारे में चर्चा कर सकते हैं। हालांकि ये पॉइंट वाइज चर्चा कर सकते हैं, ऐसे ऑप्शन में लाकर चर्चा करना भी ठीक नहीं है। एक बात हम हमको बता दे, उत्तल दर्पण में यदि किसी भी चीज को फोकस पर रखेंगे तो वह जल उठेगा। ये सवाल मैट्रिक लेवल पर बहुत बार पूछा गया है, ठीक ना। उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो क्या करेगा, जल उठेगा। मुख्य धुरी के बारे में चर्चा करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको ऐसे ऐसे लाइन से चिन्ह दर्शाते हैं, और इस पर जो होता है प्रकाश जैसे आता है टकरा के पार हो जाता है, ठीक। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर स्थित है, क्या पूछ रहा है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर स्थित है। सवाल में थोड़ा सा लोचा है, सवाल को ठीक कीजिएगा। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण प्रतिबिंबित सतह पर स्थित है, कौन सा दर्पण प्रतिबिंबित सतह पर स्थित है, तब इसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण प्रतिबिंबित सतह पर स्थित है, तो इसका आंसर होना चाहिए पोल, क्योंकि इससे पहले भी क्वेश्चन था। तो पोल पर वह स्थित होता है प्रतिबिंबित सतह, पोले पर ना होगा रे, डैश पर स्थित है, पोल पर। देखो तो आंसर, सवाल तो गलती का है लिखा, पोल पर, ठीक है पोले पर होगा। कंफर्म करने गए थे, अब मान लो कि गलती बता देंगे तो नीचे धके गरियाइए देगा, कहेगा साले अब हो ना पढ़ावे चले गला तू, ठीक बात नहीं ना है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण प्रतिबिंब सतह पर स्थित है, तो पोल। आगे बढ़े, अगला सवाल हो। अच्छा ये कथी है, ये टेक्निकल टीम के तरफ से है, तंगा सा देख लीजिए आप लोग, ये आप लोगों के लिए बीच बीच में मलाइयो है, चाटत रही है। BF मतलब कथी होई, बदमाश फादर नहीं, BF का मतलब होता है शायद बॉयफ्रेंड होता है। बेवफा तूने दिल जला दिया, मेरा दिल जलाकर राख कर दिया, वाह जला हुआ आशिक है। क्या बोल रहा है, बेवफा तूने दिल जला दिया और मेरा दिल जलाकर राख कर दिया। तो उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो बताती है तेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, तुम अपना राख भेज दो, हमारा बर्तन मांजने के काम आएगी। समझा, तो तू सा जो चक्कर में पड़ल है उसको छोड़ो, पहले फटाक से बन, अब पढ़ाई पर बैठो, और न तो राखो के नहीं छोड़ेगा वो लोग, समझा ना, ध्यान रखना इस बात का। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। एक दर्पण के वक्ता की फोकल लंबाई और त्रिज्या के बीच का क्या संबंध है। आप जानते हो कि फोकल लंबाई को छोटी f से सूचित करते हैं, और f बराबर होता है कैपिटल R/2, यानी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे
तो आर बराबर हो जाएगा 2f, और इसे साबित भी करना है 10th लेवल पर, बट यहाँ जानते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर बराबर में 2f। इसमें और क्या बताए, आप ही बताओ क्या बताए, ठीक ना। तो इसको देख लेते हैं, अगला सवाल देखते हैं। किस स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं। साथियों, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम आपको बताते हैं, एक बेहतरीन आइडिया देते हैं। देखो, दो बातें आती है, एक होता है परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम, नियम जिसमें, और एक होता है अपवर्तन का नियम। क्या होता है, अपवर्तन का नियम। दोनों का दो गो नियम होता है, इसका भी कितना, दो, इसका भी कितना, दो। पहला नियम इसका क्या है, इस प्रकार से एक चिन्ह खींचो, समतल दर्पण खींच लो, इसको नीचे से पेंटिंग कर दो, और पेंटिंग कथी का होगा, बताओ कमेंट बॉक्स में, पेंटिंग कथी का होगा, हम बताए, सब काम हम ही करे, तो लोग बताओ क्या करेंगे। एक रेखा खींचेंगे जिसको बोलेंगे आपतित किरण, और यहां से टकरा के जाएगा तो ये हो जाएगा परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर एक अभिलंब डालेंगे, और ए जो होगा आई, ए होगा आर के बराबर। क्या होगा, आई आर के बराबर, कौन आई कौन आर के बराबर, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सब जब एक समतल में होंगे तो परावर्तन के पहला नियम, और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, परावर्तन के दूसरा नियम। तो अपवर्तन में भी इसी प्रकार से है, बट यहाँ हो जाएगा आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सब एक समतल में होते हैं, और दूसरा शर्त यह है कि आपतन कोण की जया यानी साइन आई, अपवर्तन कोण की जया साइन आर के बराबर होता है। तो इसका क्या है, बता दिए ना, 10th लेवल का सवाल था। इसमें देखिए तो, किस स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सब एक ही सतह पर होते हैं, तो ये अपवर्तन और परावर्तन दोनों में होगा, ये दोनों मामला में हो जाएगा, समझे। क्या कि अपवर्तन के चैप्टर में भी ये बातें हैं, परावर्तन में भी ये बातें हैं। तो ऐसा ना कि तू लोग आपतन कोण की स्थिति में मार के निकल जाना, घरे आओगे आंसर की चेक करोगे गलती निकलेगा, ठीक बात नहीं है। कौन फोन कर रहा है, परमेश, ठीक। चलिए 33 नंबर सवाल देख लेते हैं। किसके कारण आकाश में तारा टिमटिमाता है, क्या बात है, तारा टिमटिमाता है, नहीं। अब आपको बता दे, अपवर्तन के कारण होता क्या क्या है। अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाता है, तारा टिमटिमाना, टिमटिमाना। दूसरा क्या है, दूसरा है सूर्य उदय, सूर्य उदय या सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय सूर्य वास्तविक आकार से, वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है, दिखाई देता है। उसके बाद सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय 2 मिनट का अंतर हो जाता है, उसके पीछे का वजह भी प्रकाश का अपवर्तन है। मछली तालाब में वास्तविक आकार से बड़ा दिखता है और अपने सही स्थिति से अलग दिखता है, ये भी प्रकाश के अपवर्तन का ही उदाहरण है। पानी में रखा हुआ पेंसिल, छड़ी, कलम टेढ़ी दिखता है, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। तो ये सारे एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा। एक बाल्टी में सिक्का रख दीजिएगा तो उसको जब देखिएगा तो पेंदी से ऊपर उठा हुआ दिखेगा और अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखेगा, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। तो किसके कारण, तो अब तो आपको आंसर मिलना चाहिए, प्रकाश का अपवर्तन, है ना साथियों। वायुमंडल द्वारा प्रकाश का विवर्तन होता है, प्रकाश का विवर्तन तो संभव नहीं है, लेकिन हाँ 10⁻7 गुना अगर इसका वेग दे दिया जाए तो संभव हो सकता है, जो अभी तक कोई वैज्ञानिक खोजा नहीं है। वायुमंडल द्वारा प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के वजह से हम लोग दिखते हैं। प्रकाश जब तक परावर्तित नहीं करेगा दुनिया की कोई भी वस्तु नहीं दिखेगी, क्योंकि हम लोग प्रकाश को नहीं देखते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में वस्तु को देखते हैं। थोड़ा सा लगता होगा कि प्रकाश देखते हैं, किसको, कौन देखा है प्रकाश के भाई, प्रकाश के कोई देखा है ना।
प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं, कब देखते हैं? जब प्रकाश टकराती है, टकरा के हमारे पास आती है, तब हम दिखते हैं। रसगुल्ला सर जी, समझे? ध्यान रखिएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन बताए थे कि प्रकीर्णन के वजह से आकाश नीला दिखता है, सूर्य उदय या सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल दिखता है, घास हरा दिखता है, हम आपको करिया दिख रहे हैं। लाइट के वजह से गोर है, वास्तविक में करिया है। सामने से भेंट कीजिएगा ना तो करिया आदमी है हम, ठीक ना। कोयला और हमको एक तरफ रख दीजिएगा तब पहचान नहीं पाएगा कोयला के खदान कौन है, रजुआ कौन है। बढ़े आगे, चलिए कितना टाइम हो रहा है। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। बता दे कि पूर्ण आंतरिक सिद्धांत TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे कौन कौन कार्य करता है? एक है ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर। दूसरा है मृग मार्जिका, मृग मारीचिका। तीसरा है, तीसरा बताओ ना रे तुषार। हाँ, क्या बोलते हैं उसको? हीरा, हीरा का चमकना, हीरा का चमकना। ये तीनों प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। और एक बात और बताए, ऑप्टिकल फाइबर का यूज जो है इंटरनेट बनाने में होता है। इसी को समुद्र के अंदर क्या करते हैं, ले जाके रख देते हैं। अब बहुत सस्ता है ये, इसलिए तो नेट महंगा है, क्योंकि ये सस्ता है। कंपनी इसलिए तो कहां से कहां पहुंच रहा है। चलिए अगला सवाल है, परावर्तित किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेद द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो हम स्क्रीन पर देखते हैं। देख भाई, स्क्रीन पर हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब को देखते हैं। किसको देखते हैं? वास्तविक को, वास्तविक प्रतिबिंब को देखते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। इसे सीधी लाइन से सूचित करते हैं। तो यहाँ आंसर है क्या? जी बिल्कुल, वास्तविक। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। बढ़े आगे। क्या हो रहा है आयुष? ये चलिए, एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई, साथियों तू ज्यादा ना अथी नहीं बोलो। एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई धनात्मक होती है। साथियों एक चीज हम बता देते हैं आपको, ये है उत्तल लेंस, ये है अवतल लेंस। तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 14 को क्वेश्चन है, शांत रहो तुम अभी। इसका फोकस त्रिज्या, इसका फोकस, इसका त्रिज्या, इसका यू, इसका भी, यानी कि वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, पावर, आवर्धन। साथियों बता रहे हैं उत्तल लेंस में ए धनात्मक, ए धनात्मक, ए ऋणात्मक, ए धनात्मक ऋणात्मक दोनों, ए धनात्मक और ए भी धनात्मक। ठीक है, अगर इधर आते हैं तो फोकस दूरी सेम बात, त्रिज्या, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, क्षमता, आवर्धन, इन नेगेटिव, ए भी नेगेटिव, ई तो रहबे करेगा ससुरा, ई दोनों में नेगेटिव, यू दोनों में नेगेटिव। और भी का मान पॉजिटिव ही नेगेटिव स्थिति पे डिपेंड करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। ये क्या? ए भी नेगेटिव और ए क्या? ए भी नेगेटिव। समझ? थोड़ा सा डिस्टर्ब आ गया था। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको एक नजर देख लीजिए और ध्यान रखिएगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार को प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखा जाना चाहिए? यदि वस्तु पर वास्तविक आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखा जाना चाहिए? तो साथियों इसको रखना पड़ेगा दोहरी फोकस पर। इसका एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, हम टोटल दे दे? चलिए दे ही देते हैं। आप लोग कहोगे कि नहीं देते हैं, काटो ना फोन। ए है उत्तल लेंस, सीखना इसको ठीक से सब आदमी सीखिएगा। काट दिया? बना रहे हैं फिगर तो समझाना है। तो एक उत्तल लेंस लेते हैं, इस पर अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग प्रकार के प्रतिबिंब बनेंगे।
कभी वास्तविक बनेंगे, कभी काल्पनिक बनेंगे, कभी कुछ। तो देखते हैं कैसे बनता है, हम लोग देख लेते हैं। ए है आपका फोकस, ए है और आपका वक्ता त्रिज्या, और ए है आपका अनंत, जिसको बोलते हैं अनंत। इधर अगर फोकस ले लीजिए, चाहे दोहरी फोकस लीजिए, फोकस 1, दोहरी फोकस 1, इधर लीजिए F2, इधर ले लीजिए 2F2, और सबसे बड़ी चीज लीजिए अनंत। साथियों, ये तो ध्रुव है। यदि हम किसी वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं, यानी एक नंबर पे यहाँ, तब जो है अपना प्रतिबिंब जो है इधर बनेगा, और कैसा बनेगा? काल्पनिक। कैसा बनेगा? काल्पनिक। काल्पनिक बनेगा। उसके बाद कैसा बनेगा? कल्पना सीधा होता है तो सीधा बनेगा, और बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। जैसी वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। कहाँ बनेगा? अनंत पर। प्रतिबिंब अगर यहाँ रखेंगे फोकस और 2 दोहरी फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत और दोहरी फोकस के बीच। यदि प्रतिबिंब को यहाँ रखेंगे दोहरी फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब बनेगा पहली फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब बनेगा दोहरी फोकस के बीच। यदि प्रतिबिंब को रखेंगे यहाँ, तो वस्तु को रखेंगे यहाँ, तो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ। समझा देते हैं, पहले हमको बना ले लीजिए। यदि अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। चलिए इसको एक नजर फिर से समझ लेते हैं, कैसे कैसे प्रतिबिंब कहाँ कहाँ रखने से बनता है। उत्तल दर्पण है कि लेंस है? उत्तल लेंस में यदि हम वस्तु को अलग अलग पोजीशन पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी अलग अलग जगहों पे बनेगा। जैसे यदि ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा और बड़ा बनेगा। ध्यान रखिएगा। यदि फोकस पर रखेंगे तो अनंत पे बनेगा, फोकस और दोहरी फोकस के बीच रखेंगे तो अनंत और दोहरी फोकस के बीच बनेगा। इस प्रकार से प्रतिबिंब क्या करेगा? बनेगा। आप लोग एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, ये और भी हम अच्छा से समझाएंगे, समय थोड़ा सा कम है, तो इससे पता चल गया। अच्छा, इधर बनने वाला जितना प्रतिबिंब होगा सारा का सारा वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक। अब वास्तविक, लेकिन स्थिति अलग अलग होगा। स्थिति क्या होगा? यहाँ समान होगा। जब वस्तु को हम लोग कहाँ रखे थे? फोकस पर, तो कहाँ बना था? अनंत पर। तो ये दोनों बनेगा बड़ा और ये दोनों बनेगा छोटा। उसके हिसाब से आंसर होगा 2F। ठीक है, बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है, अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई। मैंने बताया था अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई ये सब ऋणात्मक होगा। ये सब क्या होगा? ऋणात्मक होगा। बढ़ दे आगे। जब वस्तु को कहाँ रखते हैं तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अगर हम वस्तु को फोकस बिंदु पर रखेंगे ना, अवतल लेंस में अवतल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है भाई? किसी को कोई बताओ तो? अभिसारी लेंस। यही तो बोला था कि अभिसरण लेंस में मतलब अवतल लेंस में फोकस बिंदु पर रखेंगे कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। आगे बढ़े। जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के डैश पर हो तो प्रतिबिंब अभिवर्धित का मतलब होता है बड़ा। अभिवर्धित का मतलब होता है बड़ा। और ऐसा कब बनेगा? आभासी और सीधा। तो ऐसा एक ही कंडीशन में बनेगा, मैंने अभी थोड़ा देर पहले इसको बताया है। कब बनेगा? जब ध्रुव और फोकस यानी ऑप्टिक सेंटर और ध्रुव के फोकस के बीच हो तो बन जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि इसका जवाब जो होने वाला है पहला नंबर आंसर जाने वाला है। इसलिए मैंने पहले उसकी चर्चा कर दिया था ताकि आप ये ना कहो कहाँ से ले आया, आंसर रट के आया। ऐसा नहीं है, आंसर रट के नहीं आया, सारा चीज कॉन्सेप्ट से ही मिलेगा आपको। रटने का काम तो हम करिए नहीं, कभी करबे नहीं किए। नहीं आया, नहीं समझ में आया, छोड़ देंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट रहेगा तो अब बताएंगे। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। यदि आभासी है, देखिए आवर्धन जो है
आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। क्या क्या नहीं होता है? मात्रक नहीं होता है। इसमें दो बातें आता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यदि पॉजिटिव होगा तो ये होगा आभासी, और आभासी कैसा होगा? कल्पना सीधा होगा तो सीधा और बड़ा। और वास्तविक कैसा होगा? ये होगा वास्तविक। वास्तविक कैसा होगा? सीधा। और उसके बाद कैसा होगा? छोटा। तो आवर्धन क्या होता है? आवर्धन का मात्रक नहीं होता है। आवर्धन अगर पॉजिटिव हो, आवर्धन यदि पॉजिटिव हो मतलब काल्पनिक है, कल्पना कैसा होगा? उल्टा, बड़ा। और वास्तविक कैसा होगा? सीधा, छोटा। बढ़े आगे, समझ में आया होगा? चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है? एकमात्र घटना है प्रकाश का ध्रुवीकरण। इसी के वजह से तो तेल पर पानी गिरने से वह चमकने लगता है। चमकने लगता है। चाहे उल्टा भी कर सकते हैं, पानी पर तेल गिरने से चमकने लगता है, चाहे तेल पर पानी गिरने से चमकने लगता है, चमकता है। उसके पीछे का कारण क्या है? ध्रुवीकरण। ध्यान रखिएगा आप लोग। बढ़ जाते हैं आगे। यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर है, साथियों एक बात बताते हैं, ये है पावर। पावर को बोलते हैं शक्ति। शक्ति। अब इसमें क्या होगा, ध्यान रखिएगा, ये है उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस। ये है अवतल लेंस, अवतल लेंस। इसकी क्षमता जो होती है, जो क्षमता होती है, ये धनात्मक होती है, ये ऋणात्मक होता है। क्षमता, इसकी फोकस, आवर्धन, आवर्धन, ये सब जो होता है इसका पॉजिटिव होता है, इसका नेगेटिव होता है। इसका ये मतलब है कि अगर यहाँ प्लस है तो प्लस का मतलब क्या हुआ? धनात्मक। और धनात्मक किसका होगा? उत्तल लेंस का। तो आंसर क्या चला जाएगा? उत्तल लेंस। समझ में आया होगा? बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा समय कम है, इसलिए आराम से पढ़ा देते हैं। अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी। साथियों 3 कंडीशन है, 1 2 3। पहला तो कहेगा प्रकाशीय केंद्र से अगर प्रकाश गुजरेगा, प्रकाशीय, प्रकाशीय केंद्र, अगर प्रकाशीय केंद्र से प्रकाश गुजरेगा तब बिना विचलन के निकल जाएगा, बिना विचलन, बिना विचलन के निकल जाएगा। दूसरा है मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो फोकस से होकर जाएगा। कहां से जाएगा? फोकस से होकर जाएगा। तीसरा है वक्ता केंद्र, वक्ता केंद्र से आएगा तो उसी दिशा में लौट जाएगा, उसी दिशा में लौट जाएगा। और एक बात बताते हैं, प्रकाशीय केंद्र से जो बिना विचलन के गुजरेगा वो 0 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना कितना का बनाएगा? 0 डिग्री का। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बढ़ते आगे, 45 नंबर सवाल। 5 सवाल और बचे हैं, थोड़ी देर और रुक जाइए आप लोग। लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष मायोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है। हम आपको सारे बात बता देते हैं। यह है निकट, यह है दूर, यह है जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता, अबिंदुकता, अबिंदुकता। उसके बाद है आपको क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है उसको क्या बोलते हैं? चलो इसको देख लेते हैं। निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस का यूज करते हैं, दूर में उत्तल लेंस का यूज करते हैं, जरा दूरदर्शिता में बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं,
बाइफोकल लेंस, और अबिंदुका में बेलनाकार लेंस का यूज करता है, बेलनाकार लेंस। साथियों, बाइफोकल लेंस में इस प्रकार का लेंस होता है जिसमें दो लेंस लगाता है, एक ऊपर होता है उत्तल, नीचे होता है अवतल। नीचे क्या होता है? अवतल। उत्तल क्या करता है? ये दूर की वस्तु को, दूर नहीं नहीं उल्टा हो गया, सॉरी। ये लेंस है, ऊपर होता है अवतल, नीचे होता है उत्तल। ये क्या करता है? पास की वस्तु को देखने के लिए, और ये क्या करता है? दूर की वस्तु को देखने के लिए यूज होता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसको मायोपिया भी कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मायोपिया। और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष ऐसे दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु दिखाई दे, दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे। कौन लेंस से सुधारेंगे? अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? ऐसे दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई दे, निकट की वस्तु दिखाई नहीं दे। कौन से लेंस से ठीक करेंगे उसको? उत्तल से। जरा दूरदर्शिता को बाइफोकल लेंस से, और अबिंदुकता को बेलनाकार लेंस से। दो तीन चीज और है, देख लेते हैं एक बार। एक होता है क्या बोलते, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद, इसको ऑपरेशन से ठीक करते हैं, OPERATION, ऑपरेशन से ठीक करते हैं। आंख पर एक विशेष प्रकार की झिल्ली बन जाता है, उसी को हटा देते हैं और करिया चश्मा ठूस देते हैं। बोली तोहर चश्मा कमाल लगेला नहीं। उसके बाद है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, BNESS। इसका इलाज संभव नहीं है, इसका इलाज संभव नहीं है। और यह एक जेनेटिक बीमारी है, कलर ब्लाइंडनेस। यदि आप में है तो आपके बच्चे में भी होगा। यह जेनेटिक है, गुणसूत्र के माध्यम से जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देखता है, तो दूर की वस्तु को स्पष्ट देखता है तो हाइपरमेट्रोपिया होगा इसको। आगे बढ़ते हैं। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? अगर दूर दृष्टि दोष है तो रेटिना के पीछे ही बन जाएगा। अगर रहता निकट दृष्टि दोष तो रेटिना पर तो बनवे नहीं करेगा, कॉर्निया पर तो बने। रेटिना के आगे बनेगा कब? जब निकट दृष्टि दोष हो जाए, निकट दृष्टि दोष हो जाए तब बनेगा उसके आगे। हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा डैश लेंस का उपयोग किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूर दृष्टि दोष। कौन सा दृष्टि दोष? दूर दृष्टि दोष। और दूर में क्या? उत्तल। क्या? उत्तल है कहीं? लो, बेलनाकार किस में? जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता में दोनों लेंस का यूज करते हैं, अवतल और उत्तल दोनों। जरा दूरदर्शिता में देखो, इसमें लिखा है जरा। जरा का मतलब होता है निकट, जरा का मतलब होता है निकट। दूर, दूर का मतलब होता है दूर। आप एक गाना सुने हैं, पास वो आने लगी जरा जरा, तो जरा जरा मतलब निकट आ रही है। तो निकट भी है, दूर भी है। तो निकट के लिए कौन सा? अवतल। दूर के लिए कौन सा? उत्तल। बढ़े आगे। अवतल किसका? निकट के लिए मैंने बता रखा है। चलिए अगला सवाल है, एक सवाल और इसके बाद। दो फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग डैश से पीड़ित व्यक्तियों का क्या? अरे, दो फोकस दूरी वाले लेंस बाइफोकल। दो फोकस किसमें आएगा? ओहो, दो फोकस किसमें आएगा? बाइफोकल में। बाइफोकल। अब बाइफोकल में दोनों लेंस यूज करते हैं, अवतल भी और उत्तल भी। अवतल भी और उत्तल भी। तो अवतल और उत्तल कहाँ है भाई? मायोपिया प्रेस बायोपिया दोनों में यूज करेंगे इसको। बोले नहीं थे पास वो आने लगी जरा लगा, मतलब कि दूर और निकट दोनों गड़बड़ाइल है कर। और जब दोनों गड़बड़ाइल है तो दोनों लेंस लगाएंगे तब ना ठीक होगा। एक लेंस लगा कर ठीक कैसे कर दीजिएगा? आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे अच्छा क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये भी है। रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और CFL की जगह क्या ले रहे हैं? तो इसको ऊर्जा दक्षता के कारण ऐसा करते हैं।
रोशनी के लिए हम लोग CFL के जगह पर LED इसलिए लेते हैं कि उसका ऊर्जा दक्षता कम होता है उसके कंपेरिजन में, इसलिए ऐसा करते हैं। इस सवाल में ज़्यादा विशेष कुछ था नहीं। 50 क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। कल 50 से 75 क्वेश्चन होगा, 4 क्लास में इसका पूरा समाप्त हो जाएगा। आप लोग पढ़ाई कीजिए, खूब मलाके कीजिए, वैकेंसियाँ भी आएंगी और नौकरी भी मिलेगी। और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा, इस सीरीज को आगे रखें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इससे पहले एक पार्ट और है जो 1 से 25 तक क्वेश्चन था, 50 तक हुआ, कल 50 से 75 तक होगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताइएगा जरूर कि आपने अंत तक वीडियो देखा या नहीं दिया, और देखा भी तो कैसा लगा। समय आपका हमने लिया जरूर है, मानते हैं, लेकिन हाँ मैंने कुछ ना कुछ सिखाने का कोशिश किया है। अब आप यूट्यूब पर रहते तो गाना सुनते, मौज वीडियो देखते, फेसबुक देखते, राजनीतिक पढ़ते। इससे अच्छा है कि खुद राजनेता बनने के लिए पढ़ाई कर लो, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लो, साइंस की जानकारी रखिए, क्या होता है कैसे होता है इसके बारे में जानकारी रख लीजिए। क्या एग्जाम में भी काम आएगा, लाइफ में भी काम आएगा। ऐसा नहीं कि लाइफ में काम नहीं आएगा, लाइफ में भी काम आएगा, क्योंकि ये तो ज़िंदगी से सवाल संबंधित है सब्जेक्ट। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 में। धन्यवाद, थैंक यू, वेलकम, बाय बाय, टाटा।